पर आप देख रहे हैं अब 10 के दमदार ट्रेड्स और हमारा साथ दरअसल देंगे इस आधे घंटे में आशीष बहेती, राजेश सातपुते और इनके अलावा हम बात करने वाले हैं अमित सेठ और साथ ही साथ रुचित जैन से। तो ये चारों आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या पर्सपेक्टिव है, किन ट्रेड्स पर इनकी अब नजरें बनी, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है मार्केट खुलने के बाद का। साथ ही मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं आज रवि धर्मश्री, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, और फिर 10:15 के आसपास राहुल शर्मा को भी जोड़ेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। इस बीच जो लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन कुछ डेटा पॉइंट्स में जो कंज्यूमर सर्वे हुआ है उसमें निकल कर आया है, और लक्ष्मण रॉय ने इनफैक्ट एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत भी की है कि ग्रामीण इलाकों में दरअसल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या बदलाव देखने को मिला है, उसका भी एक अंश आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहरहाल मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर पहले, अब 22,117 पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, पूरे 94 अब पूरे 100 पॉइंट गवा चुका है इंडेक्स। आप निफ्टी बैंक देखिएगा तो देखते ही देखते 250 पॉइंट का नॉक इसने ले लिया है। तो इस समय हम डे लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स में वो सेल साइड की पोजीशंस अब थोड़ी सी मैग्नीफाई हो चली है। 290 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। हमने सुबह में आपके लिए आइडेंटिफाई किया और 2 मिनट पहले भी चर्चा कर रहे थे कैसे आपके लिए आईटी काउंटर्स ने दरअसल मूड को बिगाड़ा है, लेकिन साथ ही आप देखिएगा आईटी के साथ साथ मेटल इंडेक्स भी कमजोर हो चला है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अब वीकनेस परसिस्ट होती हुई, टाटा स्टील भी कमजोरी की तरफ ही आ चुका है। ये भी एक और पॉकेट है जहां पर कमजोरी साफ बनती दिखाई दे रही है। तो इस मार्केट में जो टर्न आया उसको कैसे पढ़ा जाए, इस सब पर बातचीत करना शुरू करते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए आप मार्केट के आज की ओपनिंग के 1 घंटे को कैसे रीड कर रहे हैं और इस समय का ताजा ट्रेड फिर क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, आज का जो मार्केट का मूवमेंट एक्टिविटी देख रहे हैं निफ्टी में, जस्ट अ पुल बैक। पोजिशनली हम देखें तो अभी भी 10 और 20 डेमा के ऊपर है, तो एक ये पोजिशनली एक पुल बैक दे पा रहा है। मेरा व्यू अभी भी यही है कि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो थोड़ा नियर टू दैट जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डेफिनेटली ऑन द वीकर साइड है, तो उसको अवॉइड करूंगा। निफ्टी विल बी माई प्रेफर्ड मोड टू ट्रेड इन इंडेक्स। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, मुझे दो स्टॉक्स अभी काफी पसंद आ रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड। पहला होगा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स को अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फ्राइडे के सत्र में यहाँ एक फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था और उसका आज हम एक फॉलो अप देख रहे हैं ग्रैन्यूल्स में। 475 इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 467 का और टारगेट्स रहेंगे 490 रुपए के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में एक हमने शेकआउट पैटर्न भी देखा था 3 से 4 दिन पहले, और उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देख रहे हैं। 286 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 280 का रहेगा और टारगेट्स 296 एंड 300 के रहेंगे। ओके, पावर ग्रिड आपकी कॉल है। एक बार पावर ग्रिड स्क्रीन पर रखिएगा। पावर स्पेस में मूव थे इसमें, इस पर कोई राय नहीं आज। पावर ग्रिड करीब 296 थे उनके लक्ष्य यहाँ पे है। अमित के बाद अब चलते हैं रुचित जी के पास। रुचित जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के क्या हैं, योर टॉप ट्रेड्स? वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, लार्सन एंड टुब्रो मेरा पहला पिक रहेगा जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। रिसेंटली हमने एक अच्छा करेक्टिव फेज स्टॉक में देखा और ये पूरे करेक्शन के बाद में 100 डेमा स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बेस बना जहां पे कंसोलिडेट हुआ और आज वो लास्ट दिन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट स्टॉक दे रहा है। तो यहाँ पे एलएनटी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 3390 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3600 के आसपास जहां पे गैप एरिया फिल होता है 3580 3600 के अराउंड के टारगेट्स इसमें रहेंगे। सो ये पहला पिक है जो यहाँ पे पसंद आ रहा है। और सेकंड पिक एक सेल कॉल रहेगी जुबिलेंट फूड में। सो लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक काफी समय से बना रहा है। रिसेंट पुलबैक मूव में वॉल्यूम्स कम थे, स्टॉक ने वापस से एक डाउन मूव का रिजम्पशन दिया है। सो आई थिंक ये रिसेंट जो स्विंग लोज है वो ये स्टॉक फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 496 के स्टॉप लॉस है। जुबिलेंट फूड में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी और 465 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक सेल साइड का ट्रेड भी आइडेंटिफाई हुआ है, वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी साफ बनती दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी देखिए मैं फाइनेंस, एनबीएफसीज एंड फाइनेंस पे मेरी नजर है यहाँ पे। तो अगर मुझे एक चुनना है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बजाज फिनसर्व। इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट पे खड़ा है और इस लेवल से कम 100 रुपीज अपसाइड मुझे लगता है बजाज फिनसर्व में आएगा। सो एट अ लेवल ऑफ 1670 विच इज अबाउट 1600 मार्क,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कम से कम 1680 से लेके 1700 तक जाएगा। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1585। सेकंड बाय कॉल रहेगा फार्मा से और वो रहेगा सिप्ला। देखिए सिप्ला का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, इसका इंट्राडे स्विंग का जो टारगेट होगा वो रहेगा 1500 से लेके 1510 तक। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1455 का। ओके, आपकी 2 कॉल्स हैं यहाँ पे। मीनवाइल इन कॉल्स के बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो आज गजब मूव लेते हुए, और 27 जनवरी 2023, अब ये वो तारीख है जो उस तारीख के आगे 2 तारीख की थी तारीख, यानी 25 के बाद 27 जनवरी 2023, ये ऑलमोस्ट अब उस प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ 33.15। पोर्ट्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, अदानी पोर्ट्स आएगा 1326 ऑल टाइम हाई की टेरिटरी यहाँ पे। बाकी एसी से अंबुजा का हाल आप जानते ही हैं। मूव आते हुए स्ट्रॉन्ग इस स्पेस में। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट आपने मेरा प्रीएम्प्ट कर दिया एक पहला ट्रेड। अडानी इंटरप्राइजेज खरीदारी की चला है, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से अंबुजा में भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और बाकी जो अडानी ग्रुप के शेयर्स में बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी इंप्रेसिव है। तो अडानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3260 का एक एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। मुझे लग रहा है इसमें 3400 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा हमारा वो सेल कॉल रहेगा बंधन बैंक में। हमें लग रहा है इसमें वापस एक फ्रेश गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक में पुल बैक देखने मिला था बट वो फेल होता हुआ देखने मिला है। आज स्टॉक ऑलरेडी 2.5% डाउन है और जिस हिसाब से 200 का जो अहम जोन है उसे वापस ही अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें गिरावट और देखने मिल सकती है। 192 तक के लेवल्स इसमें वापस देखने मिल सकते हैं। तो बिकवाली की सलाह है बंधन बैंक में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 207 का एक एसएल मेंटेन कर 192 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। जैम, और वो हमने जो एलएनटी की कॉल में प्रॉफिट बुक करके हम 3500 पे चले गए थे, स्लाइटली आउट ऑफ मनी पे चले गए। डेल्टा ड्रिफ्टिंग करते हैं, मतलब जब हम कोई इस प्रोस्पेक्टिव से कॉल लें कि अब हमें इस पर पैसा कमाना है और वो कॉल एक दिन के अंतराल में ही इन द मनी हो जाए 30, 35, 40 रुपये के फ्रैक्शन से, तो हम गए थे जरा 3500 की कॉल लेके आइएगा। मेरे ख्याल से उस टाइम प्राइस था 90-94। अब मेरे ख्याल से वो भी अब काफ़ी अच्छा स्विंग दे चुकी होगी। जरा प्लीज़ 3500 की एलएनटी की कॉल का प्राइस रखिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से जैसे भी हो गया, मतलब ये लीजिए 100 रुपये हो गई यहाँ पर। ये भी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 10% के स्विंग से अब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए स्ट्रॉन्ग मूव इन एलएनटी। और स्क्रीन पे क्या कर रहा है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मूव है और पेन मतलब गेन जहाँ जहाँ पे है उसमें ग्रेनुअल्स अभी भी अगर आप देखें 476.75 पे। इस फ्लैग का जो पोटेंशियल टारगेट है अमित ग्रेनुअल्स का 13 फेब से लेके आज तक के प्राइस के बीच में फ्लैग है। हमने ये परसों थर्सडे को पिक भी किया था, आज सुबह फिर पिक किया। नाउ इट्स 477 नया टारगेट अमित। अगर ऑप्शंस के मुताबिक प्ले करना है तो फेब की नहीं, मार्च की कोई कॉल पकड़ लें इसकी। अगर आप टारगेट 490 रख रहे हैं तो 480 की कॉल पे भी क्या आपका? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इसमें 490 का मैंने टारगेट भी दिया है। इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। एज फार एज स्टॉक ऑप्शंस आर कंसर्न्ड, अगर इसको मैं देखूं जस्ट तो 490 की अगर इसकी कॉल देखें ग्रैन्यूल्स की, तो दैट इज ट्रेडिंग एट, जस्ट मैं एक मिनट खोल लेता हूँ जी। ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 12 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 24 रुपीज के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स इस समय आते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर बस मैं मेंशन कर रही हूँ, आगे देखेंगे। एक बार अदानी पोर्ट रिविजिट करते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ अदानी एंटरप्राइजेज में भी थोड़ी बहुत तेजी करीब 1.5% तक की बनती दिखाई दी है। आज दरअसल बड़े पैमाने पर अदानी एंटरप्राइजेज वैसे भी रेडार पर रहेगा। इधर क्या कोई अपॉर्चुनिटी राजेश सातपुते आप ट्रेड की लेंगे पोर्ट या फिर एंटरप्राइजेज में? हर्षदा जी देखिए, दोनों चार्ट बढ़िया है। मैं वही चेक कर रहा था कि ब्रेकआउट किस में है, तो मुझे लगता है अगर 1 नॉच बेटर तो मुझे अडानी पोर्ट ही लग रहा है, क्योंकि पोर्ट में कल यानी फ्राइडे एक ब्रेकआउट हुआ, क्लोज अच्छा मिला, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो देखिए 1330 के आसपास जो चल रहा है तो यहाँ पे बाय करे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 1310 का। और हर्षदा जी अगर मैं सही हूं तो आज यहाँ पे एक बड़ी रैली मिल सकती है 1380 से लेके 1400 तक। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है पोर्ट में बेटर है। रेशो पोर्ट में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच हमारे साथ मार्केट पिक वॉइस में
धर्मश्री साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनको जोड़े उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। शहरों से ज्यादा गांव के लोगों की खर्च करने की रफ्तार अब बदल रही है और वो बढ़ रही है। ये खुलासा हुआ है दरअसल हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में। इस सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि खाने पीने का सामान की बजाय टीवी, फ्रिज, मोबाइल और गाड़ियों पर लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर पर ज्यादा खर्च भी आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट और ऑफ कोर्स ये दूसरी आइटम्स भी आप प्रोडक्ट्स के लिहाज से जोड़ सकते हैं। अब सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीपीआई में फूड का वेटेज शायद कम किया जाए। अगर हमें गरीबी लेखा लें और उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आज की दर तक हम इन्फ्लेट करें, हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्टाइल है, माने 0 to 5% वाला, उनकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो भी लगभग उसी के बराबर है। इसका मतलब जो गरीबी है देश में ये 5% वाले ग्रुप में ही 5% से भी कम है। ये आप बताना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसमें हमने देखा कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो चीजें सामने आ रही हैं। नंबर 1, रूरल और अर्बन दोनों में कंजम्पशन बहुत बड़ा है, लगभग 2.5 गुना। तो ये एक अच्छी ये प्रतीक है कि देश में जो तरक्की हो रहा है वो अर्बन और रूरल दोनों में हो रहा है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि रूरल का जो कंजम्पशन है वो अर्बन से ज्यादा फास्टर है, लगभग फास्टर है, माने कर लगभग 20% ज्यादा बड़ा है रूरल में अर्बन के मुकाबले। इसका मतलब लोग अपना जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, लोग संपन्न होते जा रहे हैं और संपन्नता ज्यादा जो आ रहा है वो खाने की बजाय अन्य चीजों पे खर्च करें। और खाने पे भी सबसे बड़ी आप बढ़ोतरी देखेंगे। ऐसा नहीं कि खाना पे जो बढ़ा है वो दूध ज्यादा पी रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हैं, और सबसे अहम बात प्रोसेस्ड फूड्स और इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस बोथ अर्बन और रूरल में। और फूड के बाहर जो बढ़ोतरी लगभग 10-20% बढ़ा है अर्बन में भी और रूरल में भी, कंजम्पशन 3 चीजों पे। और अगर ग्रामीण माहौल में देखेंगे, एक गाड़ियों पे, कन्वेंस पे खर्च ज्यादा हो रहा है, उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं और 3 गुना हुआ है उनका एक्सपेंडिचर, 7-8%। सबसे बड़ा अगर आइटम का एक्सपेंडिचर रूरल इंडिया का देखेंगे वो है कन्वेंस पे, तो लोग गाड़ियां ले रहे हैं। दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज, मेरे मतलब है मोबाइल फोन, इस प्रकार की चीजें। और तीसरा जो चौंकाने वाली बात, ड्यूरेबल्स, माने फ्रिज, टेलीविजन, ये संपन्नता का प्रतीक है। इसीलिए कंपनियां वेट कर रही हैं कि रूरल इंडिया में ही ग्रोथ इंडिया का आने वाला है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि जब हम इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं, सीपीआई के डेटा निकालते हैं, जिसके आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट तय करते हैं, बैंक रेट्स तय करते हैं, उसमें पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत है? मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक चीज सब मानते हैं कि ये सर्वे आने के बाद आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो और एक्चुअल कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही वेटेज हर चीज को दे जो हम एक्चुअली कंज्यूम करेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद फूड आइटम्स पे उसकी जो एम्फेसिस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसको कम करना होगा। और अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में वेरिएबिलिटी जो आ रहा है वो फूड की वजह से आ रहा है। और अगर फूड का ही वेटेज थोड़ा कम होगा तो हमारी इन्फ्लेशन भी शायद ओवर रिपोर्ट हो रहा होगा, शायद कम होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होगा, निश्चित रूप से आपके मकान या गाड़ी का जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। ओके, तो ये थोड़े से हिंट्स ऑफ कोर्स आप ड्रॉप किए हैं कि शायद आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स उस लिहाज से कम होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अब तक जो हम कह रहे थे कि भारतीय बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी में एक के शेप रिकवरी देखने को मिल रही है, ये डेटा पॉइंट ऑन द कॉन्ट्ररी सजेस्ट कर रहा है कि अर्बन से ज्यादा ग्रोथ दरअसल रूरल मार्केट्स में देखने को मिली। फूड कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन फूड के बियॉन्ड दूसरे प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और उसमें कन्वेंस एक चीज है। अब इसे मार्केट क्या कॉग्निसेंस में लेगा, अगली स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में
वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मश्री जुड़ गए। रवि जी, स्वागत है आपका। आई एम श्योर ये डेटा पॉइंट्स आपने भी खूब पढ़े हैं। ओवर द वीकेंड से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी उल्लेख किया गया है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना बदला है। तो जिस नींव पर भारतीय इकोनॉमी या फिर भारतीय बाजार में सबसे पहले निवेश होता था, उसी की मैं बात करना चाहूंगी। हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन लगातार एक सुर में सभी कंपनियां कह रही थी और अभी भी कह रही हैं कि अर्बन में ज्यादा ग्रोथ है वर्सेस रूरल। ये डेटा पॉइंट तो कुछ और ही कहता है। No, I think from the listed market perspective, जो हमारा कंक्लूजन है वो सही है। जो सर्वे जो कह रहा है, मैं नहीं कहता कि वो सर्वे गलत है, बट लिस्टेड मार्केट के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो कॉन्ट्ररी फोर्सेस चल रहे हैं। एक है कि कंजम्पशन कहाँ हो रहा है और कितना तेजी से हो रहा है, और दूसरा है कि वो उसका फायदा किस कंपनी को मिल रहा है। तो क्या वो लिस्टेड कंपनी को मिल रहा है या वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को मिल रहा है। तो जहां पर अर्बन कंजम्पशन है वहां पर ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो चुका है, ब्रांडेड चीजें ज्यादा बिकती हैं। जहां पर रूरल कंजम्पशन है वहां पर शायद लोकल रीजनल ब्रांड्स ज्यादा बिकते हैं जिनका लिस्टेड मार्केट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए शायद वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, एक 3 साल से एक गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है फ्री फूड ग्रेन्स की, इसकी वजह से भी शायद ये हो सकता है कि बिकॉज आपको फूड ग्रेन्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता है, इसीलिए आपका कंजम्पशन शायद अदर डिस्क्रिशनरी आइटम की तरफ मुड़ चुका है। बट ये दैट डज नॉट मीन के आपके पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर आ चुका है। आई थिंक दैट हैज बीन मिसिंग इन द रूरल इकोनॉमी ओवरऑल लास्ट 3 साल से पोस्ट कोविड। आई थिंक वो जब फार्म इनकम इंक्रीज होंगे, जब वेल्थ इफेक्ट बढ़ेगा, जब वेजेस बढ़ेंगे, तब जाकर वो उस पावर का नतीजा दिखेगा। एंड आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक अगले 5-10 साल में नो डाउट कंजम्पशन बढ़ना है और इसमें रूरल कंजम्पशन विल प्ले अ बिग पार्ट इन दैट, एंड वी होप दैट द ट्रेंड्स दैट आर शोन इन द लास्ट फ्यू इयर्स कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। उस पर्सपेक्टिव पर, इस डेटा पॉइंट पर रवि जी, क्या इस समय यहां से आगे आपको लग रहा है जो अब तक मास मार्केट में सेल्स में पिकअप नहीं था, इन लिस्टेड प्लेयर्स, इन ब्रांडेड प्लेयर्स में, उसमें अब कुछ पिकअप आने के आसार हैं? वुड यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ बायर इन दीस स्टॉक्स? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक है कि साइकिल टर्न हो रही है, तो साइकिल टर्न शायद और 6-12 महीने में हो जाए, बट दूसरा एस्पेक्ट होता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए हैं नहीं, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस भी थोड़ी मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 से 12 महीने का गैप है जहां पर थोड़े ट्रेंड और डिटेरियोरेट होंगे और थोड़ा वैल्यूएशन और बेटर होगा, तब जाके हम प्रोबेबली ये कंजम्पशन स्पेस को काफी विल बी मोर बुलिश ऑन दैट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने रडार पर रख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि या क्या साइकिल टर्न हो रही है और क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं नहीं। रवि जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। एक अध्याय जो अब हम पीछे छोड़ के आए 5 दिन पहले या फिर पिछले हफ्ते, वो था अर्निंग सीजन। अब मैं आपके नज़र से, क्योंकि हर एक अर्निंग सीजन के बाद अब अपने PMS, अपने स्टॉक्स और आपके आई थिंक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रणनीति बनाते होंगे, सबसे ज़्यादा इस अर्निंग सीजन में आपको क्या इंप्रेस करके गया, जिसके मद्देनज़र आप शायद किसी सेक्टर पे ओवरवेट हो जाएं और किसी को थोड़ा सा एग्जिट करें पार्शली? कैसा लगा आपको ये अर्निंग सीजन? कहाँ कन्विक्शन बढ़ा आपका? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक जहां पर हम पोजीशनड हैं वही एरियाज ज्यादातर यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स हैं। आई थिंक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड कंपनीज और इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड एज जो पहले बात हुई कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज भी थोड़ा द परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो ग्रेट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट हैज बीन मोर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड कंपनीज दैट आर डूइंग वेल। रियल एस्टेट में भी टॉप ऑफ द एंड इज डूइंग वेल। अफोर्डेबल हाउसिंग इज नॉट डूइंग दैट वेल। प्रीमियम कैटेगरी के रियल एस्टेट अच्छे करें तो उनके आसपास के रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज भी अच्छी कर रही हैं। सो मोटा मोटी मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट केपेक्स रिलेटेड कंपनीज आर द वंस डूइंग वेल। फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत मार्जिन का इम्पैक्ट था इस क्वार्टर में बिकॉज डिपॉजिट्स की फाइट बहुत जोरों से चल रही है।
बट जहां पर ये जो एक दौर चला था कि हर एक फाइनेंशियल कंपनी अच्छा कर रही थी, अब शायद आगे चलकर उसका थोड़ा सेपरेशन होगा, जहां जिस कंपनी और जिस बैंक या एनबीएफसी की डिपॉजिट लेने की क्षमता ज्यादा होगी, वो बेहतर करेगा आगे चलकर। सो इक्विटी तो सबको मिल रहा है, बट डिपॉजिट सबको नहीं मिल पा रहे हैं, और निम का प्रेशर बना हुआ है। बट एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स में, तो दैट शुड डू वेल। वन मोर स्पेस जो काफी अच्छा कर रहा है वो है कैपिटल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड एंसिलरीज। तो चाहे वो एक्सचेंजेस हों, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हों, वेल्थ मैनेजर्स हों, या मार्केट इंफ्रा कंपनीज हो, उन सारे कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ओके, वाकई रवि जी आपने एक बात तो सही कही। आपका मतलब मेरा जब आपसे पहले भी प्रीवियस इंटरेक्शन हुआ उसमें आपका कैपिटल गुड्स पे काफ़ी कन्विक्शन था। मतलब 2020 से पोस्ट कोविड इनकी जर्नी कुछ और थी, और मात्र इन 3-3.5 वर्षों में ये स्टॉक डबल हो गए। फॉर इंस्टेंस अगर आप एल&टी को देखें, एल&टी सिंस इंसेप्शन और आई मीन 1100-1200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और 1200 रुपये से आज 3500 रुपये। अच्छा, इस बार की जो अर्निंग्स है रवि जी यहाँ पे, आई मीन 30-35% की अगर आप देखें ऑर्डर बुक में इजाफा, अभी भी क्या कैपिटल गुड्स आपको ऐड करने का मौका दे रहा है? और मिड कैप में भी थोड़ा सा आप जाएंगे? आई मीन फॉर इंस्टेंस कैपिटल गुड्स कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनियाँ, फॉर इंस्टेंस एस वो 33-35 रुपये का स्टॉक आज 1200 रुपये का है। तो आप फुली आई थिंक अपने आप को यहाँ पे कमिटेड रख रहे हैं लार्ज कैप मिड कैप में भी। आपका व्यू यहाँ पर? तो पहले मैं साइकिल का क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, फिर आऊंगा वैल्यूएशंस पर। साइकिल की बात करें तो ये अभी भी काफी अर्ली स्टेज साइकिल है। अभी तक जितनी भी कैपेक्स साइकिल चली है लास्ट 3 साल से, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन कैपेक्स है। स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स का अभी तक योगदान काफी कम रहा है इन दिस कैपेक्स साइकिल। दूसरा, आप अगर कंपेयर करें प्रीवियस जो कैपेक्स साइकिल थी हमारी, जो 2002-3 से शुरू हुई थी और 2008-9-10 तक चली थी, उसमें जो कंपनियों की जो साइज चेंज हो गई थी, जो उनका पीक मार्जिन हुआ था, या जो स्टॉक रिटर्न्स बने थे, उस मुकाबले लग रहा है अभी भी हम बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में ही हैं। यस, क्या होता है कि जब बिगिनिंग ऑफ द साइकिल होता है तो अर्निंग्स से पहले स्टॉक प्राइस भाग जाते हैं, तो ये इनके सारे पीई मल्टीपल हमको 80, 90, 100 दिखने लगते हैं, क्योंकि अर्निंग्स अभी आना बाकी है, बट स्टॉक प्राइस पहले ही भाग चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं वैल्यूएशंस पर एंटर करना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा 3-4 साल का व्यू लें तो ये साइकिल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको शायद बेटर एंट्री पॉइंट मिले, तो उस वक्त आपको जरूर इसमें एंट्री करना चाहिए। One more thing that is different from the previous cycle is कि previous cycle was driven a lot by steel capex, road capex, thermal power capex and real estate. इस बार जरा capex का ये देखें, मिक्स देखें तो अलग है। यहाँ पर न्यू ग्रीन एनर्जी का ज्यादा योगदान रहा है। पावर में ऑफ कोर्स है, बट पावर में अगेन कोल नहीं है। रियल एस्टेट में हो रहा है, बट रियल एस्टेट में अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और प्रीमियम एंड पर है। प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो काफी ब्रॉड बेस्ड है। फार्मा, केमिकल्स वगैरह जैसे सेक्टर्स में होता है, जहां पर एम्फोसिस ज्यादा हेवी लार्ज इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स पर नहीं होता है, बट छोटे प्रोडक्ट कंपनीज और कंज्यूमेबल कंपनीज जो होती हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है। तो वो उस तरह की कंपनियां ज्यादा बेटर कर रही हैं। सो ये थोड़े डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि साइकिल अभी शुरू हुई है, मार्केट ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए थोड़े भाव अभी ज्यादा बढ़े हुए हैं। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है तो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, एक छोटा सवाल, सरकारी कंपनियों में आप अभी भी क्या नया निवेश कर रहे हैं रवि? हम ऐसे नहीं सोचते कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें मुझे निवेश करना है, या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। हम ये देखते हैं कि अगले 5 साल किसका बिजनेस आउटलुक अच्छा है, फिर हम देखते हैं कि वो कंपनी किसकी ओन्ड है और क्या हमारा और उनका अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में तो स्टेटेड इंटेंट है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर उनको कंसोलिडेट करना है। अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी है विल एंड अप बीइंग एन एक्वायरर या इट विल एंड अप बीइंग एक्वायर्ड, विल डिटरमाइन वेदर आपका और उनका इंटरेस्ट अलाइंड है कि नहीं है। जैसे पहले राउंड में हुआ था जो कंसोलिडेशन, वहां पर जनरली जो एक्वायरर होता है उसको सस्ते दाम में
दिया जाता है, पर जो एक्वायरर होता है उसके लिए भी अगले 2 साल 3 साल थोड़ा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है। सो वी विल अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहां पर एक एक्विजिशन और कंसोलिडेशन ड्रिवन स्टोरीज हैं। बाकी फॉर एग्जांपल डिफेंस है, तो डिफेंस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीएसयू, बिकॉज आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर पूरा पीएसयू सेक्टर ही है, और वहां पर जो मोनोपोलीज हैं उनका राइट टू विन है। एक ही कंपनी है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बना सकती है, एक ही है जो वॉरशिप्स बना सकती है, फ्रिगेट्स बना सकती है, तो उसका तो फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा। और वहां पर हमारा और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलाइंड है, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और ज्यादा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट हो, और हमको भी यही चाहिए कि इन्हीं बिजनेसेस को ज्यादा बढ़त मिले, और दैट इज व्हाई वी आर ओके विद पीएसयू डिफेंस। Okay. तो हम ऐसे नहीं काटेंगे मार्केट को कि ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, ये नॉन गवर्नमेंट ओन कंपनीज है। हम पहले देखेंगे कौन से बिजनेसेस अच्छे लग रहे हैं, फिर देखेंगे कि वहां पर कौन सी कंपनीज हैं जो जिनका राइट टू विन है, जो और- यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकती है। और उसमें आपने साफ कह दिया है कि यू लाइक डिफेंस, और आपने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन हाल, बीडीएल, मसगांव, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज क्लियरली इस समय अभी भी अट्रैक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा पिवट करते हैं और मार्केट की तकनीकी तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं, जहाँ पर मिड कैप्स में दबाव कायम है। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा स्ट्रगल करे। राहुल शर्मा हमारे साथ है। राहुल, कैसे पढ़ रहे हैं आज की इस मार्केट ओपनिंग, एंड कंसिडरिंग हम एक्सपायरी वीक में हैं, किन लेवल्स पर इंपॉर्टेंटली नजरें होनी चाहिए? जी आशा, मेरे हिसाब से एक्सपायरी वीक है तो एक डिसाइसिव मूव निफ्टी में इस वीक देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे हिसाब से 22,100 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो 300 पॉइंट का मूव नीचे में, और ऊपर में अगर 22,300 का लेवल निकलता है तो तकरीबन 300 पॉइंट का मूव ऊपर में, तो एक बड़ा डेल्टा मूव देखने को मिल सकता है अगले 4 से 5 सेशन में निफ्टी के अंदर। और कहीं ना कहीं जो हिसाब से हम पिछले 7-8 हफ्तों से ग्राइंड कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन जो हुआ है ये खत्म होता दिखता है। हमें लगता है कि इस वीक में एक मार्केट के अंदर ट्रेंड डेवलप होगा, और जो कि अगले जो एक तरह से फरवरी सीरीज खत्म होने के बाद जो मार्च सीरीज शुरू होगी उसके अंदर भी ये मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है। ओके, बैंक निफ्टी पर राहुल जी आपका व्यू क्या है? जिस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं आप, आई थिंक एक कंसोलिडेशन के बाद उसमें बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर थॉट्स मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, और आई थिंक बाजार भी नहीं आई थिंक पिक कर पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करेगा, क्या वीकनेस को स्पॉन्सर करेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू इन बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैंडेट क्या है आपका? जी बैंक निफ्टी में अगर हम देखिए पूरा जो सीरीज का अगर बात करें तो ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से क्रूशियल एवरेजेस बैंक निफ्टी के निकले 20 दिन 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये इंडेक्स निकला है, और हमें लगता है कि जब तक 46,200 के ऊपर बैंकिंग इंडेक्स है, इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि मार्च सीरीज में तकरीबन 47,500 से लेके 47,800 तक के लेवल्स अर्ली पार्ट ऑफ मार्च सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो सपोर्ट के पास लेने का ध्यान रखें। 46,200 का सपोर्ट जो है वो काफी क्रूशियल है। आई थिंक एक 200-300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर होता है तो बाइंग जोन आती हुई दिखेगी बैंकिंग इंडेक्स के अंदर। चलिए, ये तो बात रही इंडस्ट्रीज की राहुल जी। अब क्लियर मैंडेट आपका कुछ 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जहां पे आप लॉन्ग हैं या फिर शॉर्ट हैं? ये देखिए 2 स्टॉक है जहां पर क्लियर लाइक डिसाइसिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो कैपिटल गुड मेजर L&T, लार्सन एंड टुब्रो के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक बेस बनकर स्टॉक ने आज के दिन प्रॉपर एक उछाल दिखाया है, और हमें लगता है कि 3800 तक के लेवल्स लार्सन एंड टुब्रो में आने वाले 5 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली L&T का सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। 3350 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। दूसरा एक सेक्टर है जहां पर मोमेंटम काफी जबरदस्त है, वो है सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट में अंबुजा सीमेंट का सेटअप हमें काफी यहाँ पर पसंद आता है। तो 640-650 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 585 का, और लॉन्ग रहिए अंबुजा सीमेंट और लार्सन एंड टुब्रो दोनों स्टॉक्स में। ओके, तो अंबुजा, L&T जैसे ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन बड़े स्विंग्स की तैयारी क्लियरली कंसिडरिंग
ये हफ्ता एक्सपायरी वाला हफ्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शर्मा हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट का हाल थोड़ा सा नरम ही है, करीब करीब 75 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी, 150 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी 230 अंकों के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़े से नेगेटिव नोट पर हुई है, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक का दिग्गजों में एक्शन जोर पकड़ रहा है। अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या रहेगी और साथ ही साथ आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी, ओवर टू यू। या बिल्कुल एक वीक ओपनिंग है, लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी गिरावट, जैसे एशियन पेंट्स 4% आज नीचे है। देखते हैं इस दिन के दौरान कैसे और बिहेव करता है, और कुछ और रिजल्ट्स वाले या कुछ खबरों वाले शेयर्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।